वेलकम टू एनएम क्लासेस। प्रिय छात्रों, कोरोना काल में अपने आप को बचा कर रखिए और अपने परिवार को भी। प्रिय छात्रों, घर से आप बाहर जब भी निकलें जब आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, उसके बिना आप घर से बाहर कम निकलें, कोशिश रहे आप लोगों की। तो प्रिय छात्रों, अभी तक हमने देखा इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अजीब संप्रदाय तक। अब यहाँ प्रिय छात्रों हम अब पढ़ेंगे आज मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, और आप इसके बारे में जानकार भी थोड़ी बहुत रखते होंगे कि मौर्य साम्राज्य भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में बहुत बड़ा इसने अपना नाम कमाया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। और आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको पहले से भी बता चुका हूँ कि जब नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, उनका जब चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ और वह युद्ध चाणक्य की नीतियों की वजह से एक नन्हा सा बालक था जो कि 14-15 साल की उम्र में युद्ध में लड़ा और लगभग उसने युद्ध बाद में जीता। तो वह थे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने इनको शूद्रों की संज्ञा दी है, चाहे वह चंद्रगुप्त मौर्य हों, बिंदुसार हों, अशोक हों या अंतिम शासक बृहद्रथ। लेकिन बौद्ध ग्रंथों ने इनको क्षत्रिय की संज्ञा दी है। उन्होंने जन्म लेने के आधार पर इनको नहीं बताया, इन्होंने कर्म के आधार पर क्षत्रिय की संज्ञा दी। हुआ क्या था प्रिय छात्रों, जैसे ही नंदवंश जो था वो एक कहा जाता है कि गैर क्षत्रिय वंश था, उसके उस हिसाब से गैर क्षत्रिय अर्थात उस समय क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो शूद्रों का था। चंद्रगुप्त मौर्य भी नंद वंश से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने उस दुष्ट घना नंद को उधर हराकर, क्योंकि उससे वहाँ की जो जनता थी, प्रजा थी, उनसे बहुत पीड़ित हो चुकी थी, तो उसको हराकर एक अपने आप में ही वंश की स्थापना की, वह था मौर्य वंश। वर्ण व्यवस्था से प्रिय छात्रों कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। आपके जो कार्य होते हैं, आपके जो कर्म होते हैं, वही आपका और आपके परिवार का और आपकी प्रतिष्ठा का मार्ग और हथियार बनते हैं। यदि आपके कर्म सही नहीं है तो आपके पास ज्ञान नहीं है, यदि आपके कर्म नहीं सही हैं और आपके सिद्धांत नहीं हैं, तो आपका वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो छोड़ो, मानव होना भी बेकार है। तो प्रिय छात्रों, इसमें हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के स्रोत कौन कौन से हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि कौटिल्य जो थे, विष्णुगुप्त या चाणक्य, उनके अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र क्या था अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा पूरा डीप स्तर पर, लेकिन यहाँ पर अर्थशास्त्र का मतलब सिर्फ आर्थिक क्षेत्र से नहीं है, राजनीतिक विज्ञान से भी है। अर्थात अपने मतलब शासक को, अपनी प्रजा को किस प्रकार उनको दुख दूर करना चाहिए, या उसमें लिखा हुआ है कि प्रजा का सुख राजा का सुख होता है और प्रजा का दुख राजा का दुख होता है। ये चाणक्य ने बहुत बड़ी बात इसमें लिखी है छात्रों। पर दूसरा स्रोत है इसमें मेगास्थनीज की इंडिका। जब महान सिकंदर अलेक्जेंडर भारत से वापस लौटे, तब उनके जो उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस निकेटर, उनके जो राजदूत थे मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने एक उस साम्राज्य में रहकर एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका जो है उसमें उन्होंने हमारे भारत को इंडिया नाम दिया है। इंडिया शब्द प्रिय छात्रों को इंग्लिश का शब्द नहीं है। दिस इज नॉट अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, दिस इज अ वर्ड ऑफ यूनानी या ग्रीक। प्रिय छात्रों, जो शब्द है इंडिका वो एक यूनानी शब्द है और इसी में हमारे देश का नाम इंडिया दर्शाया गया है। इसलिए हमारे देश को यूनानी भाषा में इंडिया कहा जाता है। और हमारे भारत के संविधान में भी हमारे भारत का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत।
तो मेगस्थनीज ने मौर्य शासन के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। उस स्रोत से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य की। इसके बाद है रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन एक शक शासक थे जिन्हें हम सीथियन भी कहते हैं, यूनानी, मतलब उनकी जो भाषा थी उसमें सीथियन। तो ये सीथियन थे रुद्रदामन प्रथम। इनके शिलालेखों से भी जानकारी मिलती है और सुदर्शन झील में भी उनके मरम्मत में, निर्माण में सुदर्शन झील का बहुत बड़ा सहयोग, सुदर्शन झील के लिए रुद्रदामन का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद अशोक द्वारा जारी शिलालेख। अशोक के शिलालेख प्रिय छात्रों आज भी म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पहले ऐसे शासक रहे, सम्राट अशोक, जिन्होंने अपनी प्रजा को अपने से जोड़ने के लिए शिलालेखों का या लघु प्रस्तर अभिलेखों का इस्तेमाल किया। इसके बाद हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। तो हेमचंद्र एक जैन सन्यासी थे, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन कहा है कि अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अंतिम समय पे जैन बन गए थे, और इस तरीके से उन्होंने एक वहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त जो थे उस समय 5वीं शताब्दी के बहुत बड़े लेखक रहे। उन्होंने मुद्रा राक्षस जो कुछ एक उपन्यास इसमें लिखा है, वहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दंडेन का दशाकुमार चरित्र। तो इसमें प्रिय छात्रों यहाँ से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाण भट्ट का कादम्बरी, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो 3 मुख्यतः हैं: महावंशा, मिलिंद पन्हो, बौद्ध दीपवंशा, अशोकवदान, दिव्यवदान, महावंशा, वाम सत्य प्रकाशन, वाम सत्य प्रकाशन, यहाँ से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य की। तो मिलिंद पन्हो, इसके बारे में भी मैं आपको आगे जाकर छात्रों बताऊंगा। मिनांडर, ये जो वगैरह थे, उनका एक तरीके से यहाँ से जानकारी मिलती है, और मौर्य साम्राज्य के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। तो अभी तक हमने प्रिय छात्रों यह देखा कि केरल, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर बाकी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्यों का शासन रहा, और बाद में आगे महान सम्राट अशोक ने केरल को उस समय सत्य पुत्र या सत्य पुत्र कहा जाता था, तो उस पर भी बाद में राज्य स्थापित किया है। और लेकिन धम्म से उन्होंने कलिंग के बाद तो युद्ध लड़े हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कलिंग के बाद कोई भी युद्ध उन्होंने प्रिय छात्रों हथियारों से नहीं लड़ा, सिर्फ अपने विचारों से, बातों से, धम्म से, उपदेश से। और वहाँ के राजा अपने आप ही उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे और अपना राजकाज संधि के तहत वो चलाते थे। तो ठीक है प्रिय छात्रों, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, और मौर्य साम्राज्य या मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन क्लासेस। नमस्कार।